हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर SOL फोर्थ सेमिस्टर एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स, आज से आपके DU SOL असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जुलाई 2 के 21 स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने प्रोग्राम में जो भी आपके सब्जेक्ट मेंशन हैं, जो भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर सब्जेक्ट मेंशन हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि DU SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन हैं, उनको आप डाउनलोड करें और असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करें। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमिस्टर CBCS के फर्स्ट कोर सब्जेक्ट डैट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जुलाई 2 के 21 के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को जानने जा रहे हैं। कैसा है आपका असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन का इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, क्या वर्ड लिमिट है, किस तरह आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, क्या टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं अपने असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन में आंसर राइटिंग के दौरान। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो का नाम है अंडरस्टैंड द असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी स्क्रीन पर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमिस्टर CBCS पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जुलाई 2 के 21 का ABE क्वेश्चन पेपर। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर 4 हैं। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 हैं, जिनमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं अपने आंसर शीट के अंदर। इस तरह देखा जाए तो आपका 1 क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क का है एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 50 मार्क का है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 2 करने हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है। इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए जो फॉलो करने हैं उनको अपने ABE देते टाइम, जो कि है राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि वो अपना नाम और साथ ही जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो हर एक शीट पर, हर एक पेज पर मेंशन करें। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि कैसा है ये क्वेश्चन और आप इसको किस प्रकार अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एशियन एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले आपको माइंड के अंदर ये बैठा लेना है कि आखिरकार क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ें। What are the basic characteristics of democratic form of government? Discuss with the help of Asian example. तो देखिए इसके अंदर जो हाईलाइटिंग वर्ड है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है डेमोक्रेटिक रिजीम, इसके अंदर आपसे पूछा गया है। देन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एशियन एग्जाम्पल। एशियन एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसके अंदर ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको एक्सप्लेन करना है, डिफ़ाइन करना है। अगर हम हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं, एक एशियाई उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए। एक बार और रिपीट करते हैं, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं। सरकार की जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, एक एशियाई उदाहरण की सहायता से आपको इस पर चर्चा करनी है। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कई बार बताया है वीडियोज़ के माध्यम से कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग पैटर्न में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, देन सेकंड है उसका बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट, देन थर्ड है उसका कंक्लूजन पार्ट। तो बस इन 3 एलिमेंट्स को आपको इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है एंड अपने आंसर को इफ़ेक्टिव और बेस्ट बनाना है। सो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आपको बताना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे कि डेमोक्रेसी that is people ruling or governing themselves has been
the most preferred and desired form of government throughout the human civilization. Democratic form of government existed even during ancient times, such as in Greek city state and the Indian city of Vaishali. The concept of Gram Sabha in India is essentially a form of direct democracy. Beginning 17th century, idea of democracy started to resurface again. This time it was mainly through the writings of liberal political thinkers such as Locke, Kant and Rousseau. These liberal thinkers presented their idea in form of a social contract theory which put individual at the center of formation of state and government. Social contract theory also gave the principles of natural rights of life, liberty and property to individuals. These rights were considered sacrosanct and could not be taken away by the state or government, which were formed by the individuals through a social contract to protect and better use their rights and liberties. Democracy in modern era was founded on these liberal principles and was called liberal democracy. इस प्रकार आप इसकी कुछ हिस्ट्री को इसके जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं उनको अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है, उसके क्या मायने हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देन अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट में क्या मेंशन करना है। तो देखिए, जो भी आपने थोड़ी बहुत पॉइंट्स इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में मेंशन किए हैं आप उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट के अंदर। देन जो इसमें पूछा है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो एसेंशियल फीचर्स हैं या फिर जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे कि रूलर्स आर चूजन बाय द पीपल थ्रू फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन, legitimate government having people's consent and mandate to rule, civil and political liberties, rights and freedom to citizen, protected by constitution and courts, which limit the powers of the state, rule of law, presence of strong and autonomous civil societies, NGOs, interest groups, social movements, opinion leaders, and so on, free participation of citizens in political process. So these are some basic characteristics या फिर essential features of democratic form of government जिनको आप mention कर सकते हैं एंड इन पॉइंट्स को आप डिफाइन कीजिए, अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए इसके बॉडी और स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर। देन इसका जो एसेंशियल फीचर है वो ये भी है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सब डिवाइडेड होती है टू टाइप्स के अंदर। सबसे पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप हो सके तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी एक्सप्लेन कर दीजिए इस आंसर में। देन जो थर्ड होता है इसके अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आप उसको भी इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आफ्टर आउटलाइनिंग द मीनिंग, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ कंक्लूजिंग पार्ट आपको मेंशन करना होगा इसके क्रिटिसिज्म, ठीक है, जो भी आपके व्यू पॉइंट हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो आपको इसके अंदर ऐड करने होंगे। बट उससे पहले आपको इसके अंदर जो डिस्कस करना है, जो एक्सप्लेन करना है वो है एशियन एग्जाम्पल, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपको एशियन एग्जाम्पल के द्वारा भी इसके अंदर एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो जैसे कि एशियन एग्जाम्पल में जैसे बात कर सकते हैं हम इसकी सब डिवाइडेड जो कैटेगरी है डैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप इसको लेकर इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं और दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार एशियन एग्जाम्पल में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आती है। देन अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट में आप क्या मेंशन कर सकते हैं। सो देखिए, वी शुड नोट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। Liberal democracy developed during 17th and 18th century Europe by the influential writings of liberal political thinkers
such as Locke, Kant, and Rousseau. It was developed as a package of socio-economic and political system, that is free market economy, capitalist social order, and liberal representative democracy were the economic, social, and political components of the liberal ideology. अब देखिए इसका जो क्रिटिसिज्म है जो आपको मेंशन करना है वो ये है कि लिबरल डेमोक्रेसी शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर, rise of a new middle class, the professional class, and advent of modernity. But liberal democracy was not same as the ancient and original Athenian direct democracy. As J.S. Mill stated, it was two-step shifted democracy. Or as Gandhi ji said, it was nominal democracy. इसकी limitations देखिए, it over emphasis on individualism, protection of individual rights including minority rights, its elite's nature, led by urban middle class professional of rising capitalist class. These are some limitations जिनको आप मेंशन कर सकते हैं इस आंसर में. सो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव और बेस्ट होगा. आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो अचीव कर पाएंगे. अब देखिए बात करते हैं कि वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए. सो देखिए वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है क्वेश्चन पेपर के अंदर. अगर आप चाहें तो जितना आपका मन हो आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप वर्ड लिमिट पूछ रहे हैं तो देखिए 500 to 700 एंड 700 to 1000 ये वर्ड लिमिट हो सकती है अगर आप लिखना चाहते हैं एक बेहतरीन, एक बेस्ट और इफ़ेक्टिव आंसर. अगर बात करें हम पेजेस की तो देखिए पेजेस की आप चिंता मत कीजिए. जितना आपका कंटेंट बेटर होगा, जितना आप इफ़ेक्टिव आंसर लिखेंगे, ठीक है, उतना काफ़ी है, ठीक है. चाहे वो 10 पेजों में आए, चाहे वो 8 पेजों में, चाहे वो 6 पेजों में, ठीक है. लेकिन आपको ये बात रखना है कि आपका कंटेंट, आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है. 3 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर, देन कंक्लूज़न एंड क्रिटिसिज्म या फिर जो व्यू पॉइंट है वो इसके अंदर आपको ज़रूर मेंशन करना है. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप किस प्रकार लिख सकते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पास्ट द पोस्ट सिस्टम. देखिए इसके अंदर जो हाईलाइटिंग वर्ड है वो है FPTP, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अगर हम हिंदी में कहें अग्रता ही विजेता है. फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के गुण और दोष क्या हैं ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, समझाने के प्रयास करने हैं. सो देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लिखना है, देन कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, जो आपका व्यू पॉइंट है वो इसके अंदर आपको ऐड करने हैं. सो आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं. सो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम आर इंस्टीट्यूशनल रूल्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स एंड स्ट्रक्चर बाय विच रिप्रेजेंटेशन आर डिसाइडेड इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दोज रूल्स आर फॉर कन्वर्जन of votes into seats. Electoral rules may include rules about who are eligible to vote, voting rules, who are eligible to run for election, party funding and spending rules, party registration and symbol rules and so on. Then आप लिख सकते हैं कि one of the most important electoral rules in electoral formula, that is the rule about the winning formula to convert votes into seats. So on the basis of electoral formula or winning rule, electoral system can be categorized into majoritarian, that is first past the post system FPTP, proportional representation, that is PR, and mixed representation, that is MR. So इस प्रकार आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को. देन आप बात कर सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के क्या मायने हैं, क्या इसके मीनिंग है. सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दैट इज़ FPTP, इज़ वन ऑफ द विनिंग फार्मूला और रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ वोट्स इनटू सीट्स.
Generic category of electoral system to which FPTP belongs to it's called majoritarian system. In the majoritarian system, candidate winning majority of the votes are declared winner. Majority vote may be more than 50% of total votes casted और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट्स एमंग ऑल कैंडिडेट्स. सो इस प्रकार आप इसके मायने, आप इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर. देन आप इसके दर्शा सकते हैं जो इसके एसेंशियल फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी टू अंडरस्टैंड, डिसप्रोपोर्शनैलिटी, क्विक वोट काउंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, clear geographic link between voter and representative. So these are the some most important features of first past the post system जिनको आप ऐड कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट के अंदर. देन आप डिफाइन कर सकते हैं जो इसमें पूछा है, जो इसका क्रक्स है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ FPTP. सो देखिए, एक तरफ आप मेरिट्स लिखेंगे, एक तरफ आप डीमेरिट्स लिखेंगे और बीच में आप लाइन खींचेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, मेरिट्स ऑफ FPTP एक तरफ एंड डीमेरिट्स ऑफ FPTP दूसरी तरफ. ठीक है, देन जो इसकी मेरिट्स हैं जैसे कि सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, विनिंग फार्मूला, ये आप इसके अंदर लिखेंगे मेरिट्स के अंदर. देन डीमेरिट्स के अंदर जैसे कि अनफेयरनेस, हाईली डिसप्रोप्रिएटनेस, नो कोरिलेशन बिटवीन वोट्स ऑब्टेन्ड एंड सीट्स वन. ठीक है, सो दीज आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स FPTP. और भी मैनी डीमेरिट्स और मेरिट्स आपको गूगल पर मिल जाएंगी, आप सर्च करेंगे तो आप उनको इस प्रकार इसमें ऐड कर सकते हैं. देन आप बात करते हैं इसके कंक्लूजिंग पार्ट की. कंक्लूजन में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? सो देखिए, कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं कि द sanctity of representative democracy depends on the free and fair election. Therefore, electoral system which provide the rules, norms and procedures for voting and elections of candidate is of utmost importance in representative democracy. As explained above, the FPTP system has the simplest, straightforward and easy to understand rules for voting and formula for seat conversion. But FPTP has many demerits also. Most importantly, its disproportionality, which punishes smaller issues based party. It may exclude minorities, women and other marginalized community through electoral process. Because of its demerits of late, many countries are switching over to proportional representation, that is PR. In contemporary world, FPTP has not remained the most preferred electoral system. सो इस प्रकार आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट, देन उसके बाद इसका कंक्लूजिंग पार्ट. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं. सो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. देन क्वेश्चन नंबर 3 को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल एरा. एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल एरा. इसमें देखिए हाईलाइटिंग वर्ड हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा, नेशन स्टेट, नेचर एंड इवोल्यूशन. हिंदी में अगर पढ़ें तो उत्तर औपनिवेशिक युग में राष्ट्र राज्य के विकास और प्रकृति की व्याख्या कीजिए. उत्तर औपनिवेशिक युग में राष्ट्र राज्य के विकास और प्रकृति की व्याख्या कीजिए. तो देखिए, इसके अंदर भी आपको 3 एलिमेंट्स जो भी आंसर के होते हैं, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजिंग एंड डिस्कशन पार्ट, आपको इसके अंदर ऐड करने हैं. सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं. सो देखिए, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स आर दोज नेशन स्टेट विच इमर्ज्ड आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉलोनियल रूलर्स during 19th and 20th century. Majority the third world, that is Asia and Africa, were under the colonial rule by European powers. Most of these states gained independence in a very short duration of about 25 years after the end of Second World War. However,
The process of post-colonial state becoming nation state has been filled the lots of difficulties, challenges and roadblocks. The process of nation building in these post-colonial state is still on. सो इस प्रकार आप इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को लिख सकते हैं। देन अब बात करते हैं इसके जो क्रक्स है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की। सो देखिए, एज स्टेटेड अबव, large number of new nation state emerged in the third world as result of sudden decolonization after Second World War. So brief account of the emergence of new nation state, that is Philippines become first nation state in Asia by becoming independent from the USA in 1946. Then next, India and Pakistan became independent nation state in 1947. This led to accelerated decolonization process first in Asia, then West Africa and East Africa. Between 1945 and 1960s, about 36 new nation states emerged in Asia and Africa after getting independence from their European colonial rulers. New nation state in Africa जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज, बेल्जियन कॉलोनीज। देन इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस अपनाई गई, ठीक है, कौन सा वह तरीका अपनाया गया नेशन स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन उसके आप नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार का नेचर रहा है, और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि नेशन स्टेट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न एरा। Today, almost the entire globe is territorially divided into nation states, which are sovereign over those territories. Then आप इसका गूगल से सर्च कर इसका जो नेचर है एंड जो इसके एवोल्यूशन है उसके बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं। देन आप उसको इसके अंदर अच्छे प्रकार से ऐड कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट के अंदर। और साथ ही जो भी न्यू स्टेट एशिया के अंदर डेवलप हुए हैं उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे चाइना बिकेम नेशन स्टेट इन 1949 आफ्टर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, मलेशिया बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1963 एंड सो ऑन। देन आप इसके कंक्लूजिंग पार्ट में मेंशन कर सकते हैं कि इन यूरोप द नेशंस इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग एंड वायलेंट प्रोसेस ऑफ फ्यू सेंचुरीज। यूरोप फोर्ट to great wars in name of nationalism. The process of emergence of new nations continued as late as first decade of 21st century. In contrast, the post-colonial states are still struggling to build a nation out of multiracial, multilingual and multicultural people comprising of such states. They still have to go a long way before claiming to have become nation state. सो इस प्रकार आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड बाई पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन चाइना। देखिए, इसमें पूछा है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है एंड बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है। देन एक्सप्लेन करना है आपको इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन चाइना, चाइना में किस प्रकार पार्टी सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन कीजिए कि सबसे पहले कि पार्टी सिस्टम होता क्या है। सो पार्टी सिस्टम डिनोट्स नंबर, नेचर, आइडियोलॉजिकल मेकअप, इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स among political parties in a political system at a given time. Then, as per Hayward, party system are relatively stable network of relationship between parties that is structured by their number, size and ideological orientation. As per डुवेगर के तरह हम देखें, सो देखिए, पार्टी सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर्स ऑफ पार्टीज विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम अलॉन्ग विद देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, their ideologies, their respective size, alliances and types of oppositions, competitions, etc. अगर हम सार्थोरिक तरफ से देखें, सो पार्टी सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम. सो दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ पार्टी सिस्टम, जिनको आप ऐड कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर.
देन आप इसकी जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं पार्टी सिस्टम को, उन जैसे कि इलेक्टोरल रूल, सोशल क्लीवेजेस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टाइम एंड सो ऑन, इनको आप इसके अंदर मेंशन करें, डिफाइन करें। देन आप बात करें टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की कि कितने प्रकार की पार्टी सिस्टम होती हैं, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर जो पूछा है वो है वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम एंड बाई पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम में होता है कि सूडो पार्टी सिस्टम होता है ये, एज एट लीस्ट टू पार्टीज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टी सिस्टम। हेजेमनी होती है इसके अंदर, हेजेमनी ऑफ सिंगल पार्टी, ठीक है। सिंपल पार्टी डोमिनियंस होता है। देन अदर हैंड टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम में जो होता है वो डिस्टिंक्ट वर्सेस इनडिस्टिंक्ट बाई पार्टीसन सिस्टम होता है। टू प्लस हाफ पार्टी थर्ड पार्टी सिस्टम होता है। प्रोलॉन्ग्ड डोमिनियंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम होता है। Political parties is organized group of people like a class who are sufficiently like-minded, share common ideologies and work together to acquire political power, या फिर आप कह सकते हैं to form government to further policies which promote their interest as well as ensure in their view good life for the community। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। देन देखिए बाई पार्टी सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम के जो बीच में डिफरेंसेस हैं, उनकी जो मायने हैं वो आपको गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, काफ़ी नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, लेकिन हाँ आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन टू पार्टी सिस्टम में या फिर आप कह सकते हैं बाई पार्टी सिस्टम में आप इसके जो फीचर्स हैं वो भी आप ज़रूर इसके अंदर एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करने का ज़रूर प्रयास करें, ठीक है। जो भी एग्जांपल्स हैं चाहे वो वन पार्टी सिस्टम के हों या फिर बाई पार्टी सिस्टम के हों, आपको दोनों के ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। देन एट लास्ट कि आप चाइना के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार चाइना में पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, किस प्रकार वहाँ पर पार्टी सिस्टम है, किस प्रकार वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, किस प्रकार वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबदबा है, ठीक है। वहाँ पर किस प्रकार का सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये आप खुद से सर्च कीजिएगा। देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चाइना में किस तरह का पार्टी सिस्टम मौजूद है। देन एट लास्ट आप कंक्लूजिंग पार्ट में पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए हल्का बहुत। देन बाई पार्टी एंड वन पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए एंड चाइना में कैसे इवॉल्व हुआ है पार्टी सिस्टम, इसको आप ऐड कीजिए। जो भी आपके व्यू पॉइंट हैं, जो भी आपके क्रिटिसिज्म है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। डेट्स इट, और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इस प्रकार ये कुछ गाइडेंस थी आपके आंसर राइटिंग पैटर्न के लिए कि आप किस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने इस वीडियो को एंडिंग तक देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। अगर आप चाहते हैं कि आगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर बताएं।